नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लालचंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए हैं तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। और 5 की पंचायत में आज हम एक ऐसे मुद्दे पर पंचायत करने वाले हैं जो संसद से यह मामला सामने आया है। दरअसल संसद में आज 3 विधेयक पेश किए गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। और उन विधेयकों में है क्या? उन विधेयकों में यह प्रावधान है, यह संशोधन का प्रस्ताव है, अभी प्रस्ताव ही कहिए, बिल है, ये संशोधन का बिल है। उसमें यह प्रावधान किए गए हैं कि कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या फिर प्रधानमंत्री भी अगर 30 दिनों तक जेल में रहते हैं और उनको बेल नहीं मिलती तो उनको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। यह प्रावधान उसमें है। कोई मंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी हो तो भी उनको यह पद छोड़ना पड़ेगा, पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। और नहीं अगर देते हैं तो अपने आप माना जाएगा कि वो हट गए। हालांकि अभी जो ये संशोधन का प्रस्ताव है, ये अभी फिलहाल इसको जेपीसी को भी भेजने का प्रस्ताव किया गया है, यानी कि जेपीसी उस पर विचार करे। आप जानते हैं जेपीसी में सभी पार्टियों के सांसद होते हैं, इसीलिए इसका नाम ही है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति। उसमें सभी पार्टियों के सांसद होंगे, वो विचार करेंगे, कोई सुझाव देना हो तो सुझाव देंगे। लेकिन इसका जबरदस्त विरोध हुआ। विपक्ष ने इसका इतना विरोध और हंगामा किया कि आज संसद के अंदर का नजारा ही कुछ और था। लेकिन सवाल यह है कि सबसे पहले हम आपको जरा ये थोड़ा सा बताएं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। थोड़ा सा पीछे जाइए। उस समय के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे और तिहाड़ जेल के अंदर से सरकार चला रहे थे और कहा था कि मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा। ऐसा कोई प्रावधान है कहां? अब बात भी सही थी, कोई ऐसा प्रावधान था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी गई कि भाई उनको हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है, कैसे हटा दें? यह उनकी नैतिकता पर निर्भर है कि इस्तीफा दें या ना दें। यहां तक कि लालू प्रसाद यादव ने वो नैतिकता दिखाई थी जब चारा घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, याद कीजिए। हेमंत सोरेन ने, जो लगभग अरविंद केजरीवाल के समय में ही गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने वो नैतिकता दिखाई। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा नहीं, मैं वो नैतिकता नहीं दिखाता, नहीं दूंगा इस्तीफा। तो वो तिहाड़ जेल से सरकार चलाते रहे। तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसी के लिए ये इस समय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव संसद। अध्यक्ष महोदय, इन पिछले 11 वर्षों में भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से फैली है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और टेक्नोलॉजी के कारण देश की एक नई पहचान भी बनी है। स्टार्टअप इकोसिस्टम आगे बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, टेक्नोलॉजी से कई लाभ हैं। ऑनलाइन डिजिटल टेक्नोलॉजी से संबंधित एक सेक्टर ऐसा है, ऑनलाइन गेमिंग, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर बना है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट हैं। प्रथम सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स का सेगमेंट, जिसमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बढ़ती है, टीम में कोऑर्डिनेशन करना सीखता है व्यक्ति, कल्चरल एक्सचेंज करना सीखता है और दुनिया में एक बहुत नए तरीके से ई स्पोर्ट्स का बढ़ावा हो रहा है। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स। हम सब ने ऑनलाइन सोशल गेम्स, चाहे सॉलिटेयर हो, चाहे चेस हो, चाहे सुडोकू हो, ये सब देखे खेल सीखने के लिए उपयोगी है, एजुकेशन के लिए उपयोगी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी उपयोगी है, मेमोरी बढ़ाने के लिए उपयोगी और वाइडली अवेलेबल है, वाइडली खेले जाते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, एक तीसरा सेगमेंट ऐसा है, ऑनलाइन मनी गेम्स, जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। जैसा आपने आरंभ में कहा, कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है, जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। फाइनेंशियल लॉसेस, माननीय अध्यक्ष जी, कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई। अभी हाल ही में कर्नाटक की एक रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, 32 सुसाइड 31 महीनों में, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 तारीख को छपा है। और उनके गृह मंत्री जी ने भी मतलब एक
ऐसे करीब इस्टेब्लिश हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण, मनी गेमिंग के कारण सीरियस इम्पैक्ट आ रहा है फैमिलीज पे। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है। अध्यक्ष जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि एसोसिएशन बिटवीन ऑनलाइन मनी गेम्स एंड कंपल्सिव बिहेवियर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल हार्डशिप, डिसरप्शन ऑफ फैमिली लाइफ, उन्होंने इसको ऑनलाइन गेमिंग का डिसऑर्डर एक नया घोषित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए इस बिल में 2 भाग है। 3 सेगमेंट में से 2 सेगमेंट को सरकार प्रमोट करना चाहती है, ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेमिंग को। उसके लिए अथॉरिटी बनाएंगे, गेम मेकर्स को सहायता देंगे, स्कीम करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब समाज के बारे में, मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और इंडस्ट्री के एक सेगमेंट के बारे में, जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्ग के परिवार को ही चुना है, हमेशा समाज के बेनिफिट को ही चुना है, कभी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और इस बिल में भी प्राथमिकता दी गई है समाज के कल्याण को, और समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस हाउस से इसको यूनानिमसली पास करें। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं इस महत्वपूर्ण विधेयक। यह सीधा प्रसारण आप देख रहे थे लोकसभा से, क्योंकि आज संसद में तमाम नए बिल पेश किए जा रहे हैं और उसी क्रम में जो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर नया बिल पेश किया गया, उसी पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो आईटी मामलों के मंत्री हैं, वो अपनी बात को रख रहे थे। और साथ ही आज जो हम बात कर रहे थे कि 3 विधेयक भी पेश किए गए हैं, वो 3 विधेयक जो हैं वो संशोधन विधेयक है। और वो संशोधन विधेयक वही है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे कि कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी हो, अगर 30 दिनों तक जेल में रहते हैं और बेल नहीं मिलती है तो इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष ने बड़ा तीखा विरोध किया है। जरा सबकी बातें पहले आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद फिर इसी मुद्दे पर आज हम पंचायत करेंगे। सुनिए सबकी बातें। ये तरीका आपका ठीक नहीं है। देश की जनता देख रही है, संसद में मर्यादा रखो। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर हैं। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया। और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। This bill is squarely destructive of the basic structure of the Constitution. मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और गृह मंत्री से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए। ये विरोध और इस तरह का ओछापन और इस तरह की हरकतें जो सदन के अंदर हुई, उसने लोकतंत्र को शर्मसार भी किया और ये भी दिखा दिया कि विपक्ष भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए खड़ा है और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी, पुरजोर विरोध करता हूं। फिजिकल अटैक की कोशिश करेंगे, कागज में लपेट कर ढेला फेंकेंगे,
ये मतलब क्या है इसका? क्या परेशानी है आपको इस बिल से? इसीलिए कि ये बिल केजरीवाल ऐसे लोग जो जेल जाते हैं, इस्तीफा नहीं देते, उसके लिए उपाय कर रहा है। It goes against everything, and to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across the eyes of the people, because what it basically allows a government to do is to put you don't even have to be convicted. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted. ये एक तरीका है कि जहां आप चुनाव नहीं जीत सकते, वहां अब आपको हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करना है, टॉपल कर दो, अनस्टेबल कर दो। जो लोग संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं, उसी इंडिया गठबंधन के जो मुख्यमंत्री लोग हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हुए जब कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया, तो कोर्ट जेल से, तिहाड़ जेल से बैठ करके वो राज चला रहे थे। कोई सोच सकता है जो संविधान बनाए होंगे वो कभी सोचे होंगे कि जेल के अंदर से राज चलेगा? ऐसे मुख्यमंत्री होंगे? ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो जब जेल गए तो हाथी पे चढ़ के जेल जा रहे थे। हिम्मत देखिए। तो इसलिए बहुत स्वागत योग्य कदम है कि 30 दिन के ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जिस तरह से फिर कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कागज फाड़ना शुरू किया, पहले फेंकना शुरू किया स्पीकर के चेयर पे, फिर आगे फिर वेल में जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के और सब लोग आगे, और जिस तरह से मतलब झगड़ा करने पे आमादा हो गए, या गृहमंत्री के चेयर तक पहुंच करके जिस तरीके से किया, तो इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, आज तो पूरी लोकतंत्र पे एक कुठाराघात है। विपक्ष को यही आशंका है कि इसमें विपक्षी मुख्यमंत्रियों मंत्रियों को परेशान किया जाएगा, उनको पद से हटाने की कोशिश होगी। प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाया गया। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। तो आपने सभी की बातें सुन ली, दोनों पक्षों की बातें सुनी, सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी, और काफी हद तक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इन संशोधनों की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन जो विरोध किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? और फिर जब ये भी कि जेपीसी के सामने सरकार खुद कह रही है कि जेपीसी के सामने हम इसको भेजेंगे, तो वहां पर अपनी बातें रखी जा सकती हैं। लेकिन फिर भी विरोध हुआ, बड़ा तीखा विरोध हुआ। तो आज पंचायत में इसी मुद्दे पर हम पंचायत कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको वो सवाल बता देते हैं, 5 सवाल जिस पर कि आज हम ये पंचायत करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर क्यों पड़ी कानून में इस नए संशोधन की जरूरत? आप समझ गए होंगे कि क्यों जरूरत पड़ी। अरविंद केजरीवाल का उदाहरण सामने में है। तिहाड़ से सरकार चलाते रहे, इस्तीफा नहीं दिया, कोई भी कुछ नहीं कर पाया, कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसा कानून था ही नहीं। नैतिकता पर छोड़ दिया गया था, नैतिकता मानी नहीं। दूसरा सवाल, क्या अब कोई जेल से नहीं चला पाएंगे सरकार, जैसे अरविंद केजरीवाल चला रहे थे तिहाड़ जेल से? या फिर तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी ने कई महीने तक इस्तीफा ही नहीं दिया, मनीष सिसोदिया कई महीने तक रहे, सत्येंद्र जैन कई महीने तक रहे, तो क्या अब जेल के अंदर से सरकार नहीं चला पाएंगे? तीसरा सवाल कि विपक्ष ने संसद के अंदर क्यों किया इस संशोधन के प्रस्ताव का विरोध? क्या इसके पीछे वजह है? और क्या इससे किसी तरह का डर है, किसी तरह की घबराहट है विपक्ष को? उसको भी हम जरूर समझने की कोशिश करेंगे। आखिर विपक्ष को इन संशोधनों से क्यों है आपत्ति? चौथा सवाल कि आखिर ऐसे इन संशोधनों से विपक्ष की क्या आपत्ति है, क्यों आपत्ति है, क्या दिक्कत है उनको? ये भी आपने कुछ बातें तो उनकी सुनी, लेकिन हम जब पंचायत करेंगे तो उसमें और बातें उभर करके आएंगी। और फिर आखिरी 5वां सवाल कि जब बिल को जेपीसी में भी भेजने का प्रस्ताव है ही, सरकार खुद ही कह रही है कि हम जेपीसी में भेजेंगे, जेपीसी में सारी जो पार्टियां होती हैं उनके सांसद होते हैं उसके सदस्य,
तो फिर इस प्रस्ताव से भी विपक्ष संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर तो आप अपनी, अगर कुछ भी आपके मन में आशंका है उसको रखिए और उसमें प्रस्ताव में शामिल करवाइए, लेकिन फिर भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है। तो इसी पर आज 5 की पंचायत में हड़ताल करने वाले हैं और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ में एडवोकेट निखिल जैन जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के समर्थन में बातें रखते हैं मजबूती से, यहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत निखिल जी आपका भी। साथ में हमारे साथ समीर चौगांकर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस पंचायत में हमारा सहयोग करेंगे। वो बहुत बहुत स्वागत सर इस पंचायत में आपका भी। और साथ में हमारे साथ हैं घनेंद्र भारद्वाज जी, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत। घनेंद्र भारद्वाज जी भी जुड़ेंगे। और साथ में संजय के चड्ढा जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो हमें जरा कानूनी बारीकियों को भी हमको समझाएंगे। बहुत बहुत स्वागत संजय जी आपका भी इस पंचायत में। आज मैं सबसे पहले संजय जी के पास ही चलता हूं, क्योंकि कानून से जुड़ा मामला है, तो सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। संजय जी, हमने अभी लगता है कि वो पूरा का पूरा दृश्य हमारी आंखों के सामने है। 2 मुख्यमंत्री करीब करीब एक ही समय में गिरफ्तार हुए थे, हेमंत सोरेन झारखंड के और दिल्ली के उस समय के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दोनों ने अलग अलग रास्ता अपनाया। उससे पहले की बातों को छोड़ देते हैं, लालू प्रसाद यादव ने भी इस्तीफा दिया था, हमने देखा था। लेकिन दोनों मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग रुख अपनाया, हेमंत सोरेन ने और अरविंद केजरीवाल ने। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोई ऐसा कानून ही नहीं है, मैं क्यों दूं इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी गई कि भाई इनको हटाइए या इनसे इस्तीफा दिलवाइए, वो जेल से सरकार चलाते रहे। और ये तो बात हुई मुख्यमंत्री की। उसके पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री सत्येंद्र जैन, अभी तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी, ऐसे और भी उदाहरण मिल जाएंगे। ऐसे में इस कानून की जरूरत थी, जिस कानून को कि हमारे संविधान निर्माताओं ने नैतिकता पर छोड़ दिया था। अब उस कानून को संशोधन के जरिए लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी थोड़ी सी और बारीकियों को आप जरूर बताइए संजय जी। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा राष्ट्र चलता है रूल ऑफ लॉ से, कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि जी। कॉम्प्रोमाइज्ड, आज देखिए इस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है, इन तीनों बिलों का ऑब्जेक्टिव है कि हम इवन कॉम्प्रोमाइज्ड लीडरशिप को भी नहीं रख सकते। ये कहने का ये एक मैसेज दिया है सरकार। लेकिन आपको, जैसा आपने अपने प्रश्न में ही निहित किया, कि ये बात इसलिए सामने आ रही क्योंकि अरविंद केजरीवाल का उदाहरण हमारे समक्ष है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, इन लोगों ने और एक सेंथिल जी का बताया आपने कि उन्होंने अपने पद पे बने रहना उचित समझा और जो मोरालिटी इत्यादि के रूल हम लोग कहते हैं, जैसे कि जिसको फॉलो किया झारखंड के मुख्यमंत्री ने, उसको फॉलो नहीं किया। ये एक प्राइमरी बात हम कहते हैं। लेकिन वास्तविकता जो आज ये हमको एक क्वेश्चन मार्क जो आज लग रहा है और विपक्ष इसका जो विरोध कर रहा है, वो ये कहता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है कि नहीं, उसको फॉलो करेंगे कि नहीं, नंबर 1। नंबर दूसरा कि लीगल प्रोपोजिशंस जो हैं उनका वायलेशंस तो नहीं हो जाएगा। देखिए क्या होता है, एक जब कोई मुख्यमंत्री बनता है तो बड़ी मेहनत, मुख्यमंत्री या मंत्री कुछ भी, बड़ी मेहनत और शिद्दत लगन के बाद 10 सालों के बाद वहां पहुंचता है। जो विपक्ष की एक और एक जो सोचना है या कहना है कि ये पुलिस स्टेट बन जाएगा, एनआरकी आ जाएगी, और जो 1 मिनट और लूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मिसयूज करेगी। तो सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है वो यही है। मात्र एक क्वेश्चन है वो कि इसका मिसयूज ना हो। इतनी मेहनत करके कोई बना, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, अरेस्ट कर दिया, 3 महीने जेल में रखा, उसका तो सारा करियर चौपट। बिल्कुल, ये बिल्कुल प्रश्न है, बिल्कुल, ये प्रश्न है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है आज अंततः जब गृह मंत्री बोल रहे थे, उन्होंने इसको जेपीसी को इसीलिए रेफर किया है ताकि उसमें सुझाव दिया जा सके। हाँ, अच्छी बात है, वही मैं कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जरा समीर पहले जरा स्वागत कर दूं घनेंद्र भारद्वाज जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत घनेंद्र जी आपका भी इस पंचायत में, आज की इस चर्चा में। मैं आपके पास भी आऊंगा, सभी लोगों के पास आऊंगा। पहले जरा समीर सर के पास चलता हूं। समीर सर, ये जिस तरह से कि लाया गया इस विधेयक को, अभी कुछ देर पहले जब इस पर बात कर रहा था तो विपक्ष के एक नेता का कहना था कि ये तो हमें सरप्राइज दे दिया, जो अगस्त वाली सरप्राइज जिसके लिए सरकार जानी जाती है
कि मोदी सरकार अगस्त में कुछ ना कुछ सरप्राइज दे दिया करती है। उनका कहना है कि पहले तो बताया ही नहीं था, जब बीएससी की मीटिंग वगैरह हुई थी इस मॉनसून सत्र के होने से पहले, उसमें बताया ही नहीं हमें कि इस तरह का कुछ आने वाला। तो ये सरप्राइज दिया। विरोध का एक कारण ये भी है। क्या प्रोग्राम समीर जी? देखिए ये संशोधन विधेयक नहीं है, संविधान संशोधन विधेयक है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक लेके आ, और ये सरकार क्यों लेकर आई? देखिए, जब हमारी संविधान सभा 300 से ज्यादा लोगों की संविधान सभा जब बैठी थी, जिसमें भीमराव अंबेडकर साहब भी थे, 300 लोग थे, तो 2 साल 11 महीने और 7 दिन की मेहनत के बाद जब संविधान सभा ने देश का संविधान बनाया, तो उन संविधान सभा के वरिष्ठ नेताओं को या बुद्धिजीवियों को पता नहीं था कि भारत में ऐसा भी स्थिति आएगी कि कोई मुख्यमंत्री नैतिक रूप से इतना गिर जाएगा कि गिरफ्तार होने पर भी वो इस्तीफा नहीं देगा। वो इस बात को मान नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने संविधान में से शामिल नहीं किया कि मुख्यमंत्री गिरफ्तार होगा तो उसे कब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनको लगता था कि नैतिकता की बात है, नेता कभी इतना नैतिक रूप से गिरेगा नहीं। और मुझे लगता है कि जब अरविंद केजरीवाल ने इतना लंबे समय मुख्यमंत्री के रूप में रहे और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई वो इस्तीफा नहीं दे सकते हैं, तो सरकार को लगा कि भविष्य में कोई दूसरा अरविंद केजरीवाल ना बन जाए। और मुझे लगता है कि संविधान संशोधन जो बिल है, इसका नाम अरविंद केजरीवाल 130वां संविधान संशोधन बिल रखना चाहिए था। ये भी आपने बिल्कुल ऑन अ लाइटर नोट अच्छा कह रहे हैं आप, ऑन अ लाइटर नोट। हाँ, 100 साल 200 साल और 300 साल के बाद इस पर चर्चा हो तो आने वाली पीढ़ी पूछे कि अरविंद केजरीवाल कौन थे, तो बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री हुए थे कि जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते सारी नैतिकता को एक तरफ रखते इस्तीफा नहीं दिया था, और बाद में जनता ने उन्हें सबक सिखाया और उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया था। उन्होंने कहा था मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, और जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि वो तो सत्ता से बाहर हुए भी, वो खुद भी चुनाव हारे। तो मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी था देश के अंदर आने के लिए कि कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी कैबिनेट मंत्री हो, वह कानून से बड़ा नहीं है। उसके लिए कानून है कि अगर आप गलत करोगे तो आप जाओगे, इसमें डरने की क्या जरूरत है। इसको तो सभी तरह से स्वागत करना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो कानून बन रहा है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन स्वागत नहीं हुआ है, स्वागत नहीं हुआ है समीर सर। विरोध हुआ है और तीखा विरोध हुआ है, और इसके बावजूद कि जेपीसी को यह भेजा जाएगा, उसके बावजूद बहुत ही तीखा विरोध किया है विपक्ष ने, बहुत तीखा विरोध किया है। निखिल जी, आखिर क्या, कौन सी डर है, कैसी घबराहट है? और फिर ये तो फिर बात उठेगी कि भाई इतनी घबराहट है तो क्या इससे कुछ इशारा मिलता है क्या? बताइए लालचंद जी। एक चीज मैं समीर जी से बिल्कुल अग्री करना चाहूंगा, पूरी सहमति है मेरी कि जब संविधान के निर्माताओं ने 2 साल से ज्यादा बैठकर संविधान लिखा, संविधान रचा, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, उन्होंने शायद कभी ये नहीं सोचा था कि भारतीय राजनीति में नैतिकता इस कदर मिट जाएगी कि जब किसी पे कोई संगीन आरोप लगेंगे भ्रष्टाचार के या किसी और प्रकार के, और वो अपनी पोस्ट से रिजाइन नहीं करेगा। मैं बिल्कुल सहमति रखता हूँ। मेरा ये भी सहमति है, मेरा एक ये भी मानना है कि संविधान निर्माताओं ने कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि असंवैधानिक कानूनों को देश की सत्ता पारित करके, उनका राजनीतिकरण करके, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को बिना ड्यू प्रोसेस के, बिना कानून के प्रक्रिया के जेल में डालेगी चुनाव से जस्ट पहले, क्योंकि वो चुनाव उन्हें जीतने के और कोई तरीके नहीं आते। आप देखिए अरविंद केजरीवाल का केस, हमने सबने बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि किस तरीके से उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं होता जेल में रह के मुख्यमंत्री पद पे बना रहना। मेरा समर्थन है उस बात पे, पर क्या ये एक तरीका होता है कि आपने एक प्रदेश के निर्वाचित मुख्यमंत्री को महीनों तक जेल में डाल दिया जबकि कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट नहीं करा था? देश की जनता को यह जानना और समझना चाहिए कि मुल्जिम और मुजरिम में फर्क होता है, अक्यूज्ड और कन्विक्ट में फर्क होता है। थोड़ा सा इंटरफेयर करता हूं, से चलता है सर। थोड़ा सा इंटरफेयर करता हूं। लालू प्रसाद यादव, ओम प्रकाश चौटाला, 2 नाम ले रहा हूं, वो क्या सजा याफ्ता हो गए थे फिर उनको जेल में डाला या पहले से ही जेल में डाल रखा था? बताइए। देखिए, कन्विक्ट कोई हो गया तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो मुख्यमंत्री के पद पे रह ही नहीं सकता, रीइंस्टेट होने की कोई बात ही नहीं है। इसमें मेरे ख्याल से किसी का भी इस पैनल पे कोई द्वेष नहीं हो सकता कि एक बारी अदालत ने किसी को कन्विक्ट करार कर दिया, उसको अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए। सवाल यह है कि जब तक अदालत ने किसी को मुजरिम नहीं माना है, कन्विक्ट नहीं करा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं हुआ है, तो क्या निर्वाचित मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, पार्षदों को इस प्रकार जेल में डाला जा सकता है? आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के केस में क्या जजमेंट दी, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन के केस में क्या जजमेंट दी। आज तक कितने साल हो गए, आज तक दोनों ही केसेस में ईडी कोर्ट के सामने मनी ट्रेल नहीं रख पाया। क्यों नहीं रख पाया? क्योंकि ईडी ने पिछले कुछ समय में 5000 केस दायर करे हैं, लेकिन उसमें से केवल 25 में वो ट्रायल पे गए। हाँ, 25 में से 24 में कन्विक्शन आ गया, लेकिन स्ट्रैटेजी ये
4975 केस को आप कभी कोर्ट में ही नहीं लेके जाओ क्योंकि आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन और यहाँ ही सबसे बड़ी दिक्कत है विपक्ष की, और इसीलिए आपको सिर्फ एक चीज आपको इसमें जोड़ रहा था कि देखिए, जो बात आप हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर कह रहे हैं, मैंने दो नाम आपको और गिना दिए, लालू प्रसाद यादव, ओम प्रकाश चौटाला। उस समय उनके साथ क्या हुआ था? ऐसा नहीं था कि उनको फाइनल सजा हो गई थी तब वो जेल गए थे, तब उन्होंने पद छोड़ा था। वो उन पर आरोप लगे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने पद छोड़ दिया था, अपनी नैतिकता का परिचय दिया था। छोटा सा यहाँ भी हेमंत सोरेन ने नैतिकता का परिचय दिया, अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया। छोटा सा फर्क है, अगर आप मुझे 10 सेकंड दीजिए। थैंक यू। ओम प्रकाश चौटाला और लालू प्रसाद जी के केस में फर्क यह था कि जब वो जेल गए, वो रेगुलर आईपीसी के और पीओसीए के कानूनों में गए, जहां पर आपको बेल मिल सकती है कोर्ट से, अगर कोर्ट को लगे कि हाँ ठीक है आपको जेल में रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन पीएमएलए के केस में गए, जहां पर जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस होती है, दैट हैज बीन टर्न्ड ओवर इट्स हेड। ये कहा जाता है यू एवरीबॉडी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। द प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट is on there is a presumption of innocence। ठीक है, माना जाता है कि जब तक साबित ना करा जाए आप इनोसेंट हैं, लेकिन पीएमएलए कानून में ये पलट दिया जाता है। पीएमएलए में कहते हैं आप आके साबित करिए कि आपने गुनाह नहीं करा, इसीलिए बेल नहीं मिल पाती। पीएमएलए कानून यूपीए सरकार ने बनाया था, ये बात ठीक है, बनाया था, ठीक है, और लेकिन उन्होंने राजनीतिकरण नहीं करा, सरकार ने राजनीतिकरण। फिर राजनीतिकरण, ये परसेप्शन की बात आ जाती है। विजय शर्मा जी बोलेंगे तो कहेंगे कि भाई वो राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन मैं मूल सवाल क्या है? मूल सवाल ये है कि दोषी करार देने से पहले भी जेल की सजा होती है। वैसी स्थिति में उम्मीद की जाती थी पहले कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, सब देते भी थे। अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया, तो अब इस तरह के कानून की जरूरत पड़ी। ये बेसिक सवाल है। मैं आता हूं, सभी के पास आऊंगा, लेकिन पहले जरा मैं घनेंद्र भारद्वाज जी के पास चलता हूं। घनेंद्र जी, लंबे समय बाद अरविंद केजरीवाल जी आज फिर इस बिल के बहाने चर्चा में हैं, और समीर सर ने तो एक और मांग रख दी और एक सुझाव दे दिया कि इस बिल को अरविंद केजरीवाल जी के नाम से समर्पित कर देना चाहिए। बताइए, आपने तो लगता है कि एक रास्ता दिखा दिया जिसके लिए इस कानून की जरूरत पड़ रही है। गणेंद्र जी, देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार वोट चोरी करने के बाद अब सरकारें चोरी करने के लिए एक नया कानून लेके आई है। और ये कानून क्या है? ये कानून क्या कह रहा है कि आपको सीबीआई और ईडी या कोई भी एजेंसी गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी। 30 दिन आप जेल में रहोगे, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप चीफ मिनिस्टर नहीं रहोगे, मिनिस्टर नहीं रहोगे। तो कुल मिला के सरकारी एजेंसी जो मोदी जी जिस तरीके से पिछले 11 सालों से खेल कर रहे हैं, ईडी सीबीआई, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस समय जस्टिस खन्ना थे, उन्होंने कहा था कि ईडी पिंजरे में बंद तोते की तरह है। मैं नहीं कह रहा, सीबीआई के लिए भी कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की तरह है। सही बात। सीबीआई ईडी किस तरीके से बिहेव कर रही है? पिछले 15 सालों में सीबीआई ने लोगों को अरेस्ट करा, झूठी एफआईआर करी और 750 केस में जाके क्लोजर रिपोर्ट जमा कराई बाद में कोर्ट में कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। ईडी ने 2015 के बाद 6000 केस रजिस्टर्ड करे और कन्विक्शन कितनी? 15 लोगों को, 0.25%। हमारे नेताओं को जेल भेजा। अरविंद केजरीवाल जेल में रहे 6 महीने से ज्यादा, सत्येंद्र जैन रहे 2.5 साल से ज्यादा, और उस समय जस्टिस खन्ना थे, चीफ जस्टिस खन्ना, उनकी बेंच पर सुनवाई चल रही थी। अच्छा, ये बताइए, 2 साल के अंदर केस खत्म। गणेंद्र जी, गणेंद्र जी, ईडी एक भी एविडेंस ठीक है, आपकी बातों में एक बात जोड़ देता हूं, और एक सवाल जोड़ता हूं। गणेंद्र जी, एक बात जोड़ता हूं, एक सवाल जोड़ता हूं। आपका ये कहना ठीक है कि एक मिनट, एक लाइन बोल दीजिए, बोलने दीजिए, एक लाइन बोलने दीजिए, फिर आप ही के पास आ रहा। अच्छा, आप ही पहले बोल लीजिए, बोलिए। मेरी एक रिक्वेस्ट, बोलिए। जब मुझे टाइम दोगे तो बिना इंटरप्शन के मेरे को सुन ले। मैं ये कह रहा हूं पूरा सुनूंगा, मैं कह रहा हूं गणेंद्र जी पूरा सुनूंगा। आप ही के पास दोबारा लौट कर आ भी रहा हूं। 2 चीजें सिर्फ बोल रहा हूं। आपने ईडी के लिए कहा पिछले कुछ सालों में ईडी ने ये किया वो किया, ये बात ठीक है, लेकिन सीबीआई के लिए यह बात ठीक नहीं है कि पिछले 15 सालों में ऐसा किया। मुलायम सिंह जी के बयान को याद कीजिए, क्या कहते थे मुलायम सिंह जी? ये कांग्रेस वाले मेरे पीछे सीबीआई छोड़ देते हैं। लालू जी का जिस समय कन्वेक्शन हुआ क्या हुआ, जिस समय ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ हुआ क्या हुआ, ऐसा एक लंबा इतिहास है। एक तो ये बात। दूसरी बात आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देकर के अगर ठीक नहीं किया तो मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद से अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों हटा दिया था? दीजिए इसका जवाब।
अब मैं बताता हूँ, बताइए। अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा, मनीष सिसोदिया जी को जेल भेजा, सत्येंद्र जैन 3 साल जेल रहे और उसी सत्येंद्र जैन के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट जमा कराई और स्वयं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो उस मामले की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने ईडी को लताड़ लगाई कि आपने झूठी बातें क्यों प्रचारित करी। आपकी सीजन कोर्ट में ना तो कोई गोल्ड रिकवर हुआ, ना कोई प्रॉपर्टी के पेपर रिकवर हुए और सीबीआई ने मीडिया के थ्रू ये परसेप्शन कराया कि सत्येंद्र जैन के रेड हुई, सत्येंद्र जैन के जेवर मिले और अन्य प्रॉपर्टीज के कागज मिले, डिस्क्लोज हुआ, सब कुछ झूठ था। कोई सीजन रिपोर्ट नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए 2.5 साल आपने सत्येंद्र जैन को जेल में रखा और डिस्क्लोजर रिपोर्ट आपने जमा कर दी। सीबीआई ने पिछले 8 सालों में 700 केस की डिस्क्लोजर रिपोर्ट जमा कराई है। ठीक है, डिस्क्लोजर रिपोर्ट कि हमारे पास कोई सबूत नहीं, कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, आप किसी चीफ मिनिस्टर को उठाओगे, 30 दिन के लिए डालोगे, फिर उसकी सरकार तो मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। पहले उसको ब्लैकमेल करोगे। ये अरविंद केजरीवाल ने तो उसी समय कह दिया था कि अगर मैं इस्तीफा दूंगा कल हेमंत सोरेन को अरेस्ट करेंगे। तो नहीं लेना चाहिए था ना, फिर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी का भी इस्तीफा नहीं लेते, क्यों ले लिया? मनीष सिसोदिया जी का और सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा अरविंद केजरीवाल ने उस समय फिर क्यों ले लिया था? सर, नहीं लेना चाहिए था, उनका भी इस्तीफा नहीं लेते। अपने लिए अलग मानदंड लागू कर दिया, सिसोदिया जी के लिए और जैन जी के लिए अलग मानदंड लागू कर दिया खुद केजरीवाल जी। हाँ, जल्दी बोलिए फिर विजय शर्मा जी। 2.5 साल हो गए इस केस को जिसकी आप बात करो, जिसमें हमारी पूरी लीडरशिप जेल डाली थी। एक इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, 1 रुपए की ट्रेन सारी बातें आपकी अपनी जगह पर। मोदी जी मैं ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो चीज सिसोदिया जी पर और जैन जी पर लागू किया वो अपने ऊपर लागू क्यों नहीं किया? विजय शर्मा जी जवाब दीजिए। आशंका यही है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जाएगा और इस संशोधन कानून का भी एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा राज्यों की सरकारों को अस्थिर करने के लिए। बताइए विजय शर्मा जी। देखिए लालचंद्र जी, कैसे दुरुपयोग हो सकता है जिस देश में लोकतंत्र जिंदा हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट हो। ये कैसी कैसी झूठी बातें कर रहे हैं। निखिल जैन जी का जो मुझे पृष्ठभूमि है, मैंने कई बार देखा है कि इनके लिखा जाता है कांग्रेस समर्थक। तो क्या ये इस बात को तो मानते हैं ना कांग्रेस समर्थक है ये? क्या ये बात सच्चाई नहीं है? इनके प्रवक्ता आके टीवी पे बोलते थे कि हमने शिकायत की थी केजरीवाल की, हमारी शिकायत पे अंदर गए। बताइए, नहीं तो मैं सुप्रिया सुनेत के इनके दिखा देता हूं इंटरव्यू। नहीं, वो आज भी क्लेम करते हैं, आज भी क्लेम करते हैं वो लोग। हाँ, नहीं करते हैं। जब वो जेल जाते हैं तो रामलीला ग्राउंड में कौन रैली करते हैं? यही लोग हाथ उठाते हैं। हाँ, ये भी बात सच है, ये भी बात। अरे बताइए आप यार, किस मुंह से आप जनता को क्या समझते हो? जनता के करोड़ों आंखें, करोड़ों कान है, जनता सब देख रही है। आ रहा हूं गणेंद्र जी, आपके पास भी आऊंगा और निखिल जी आपके पास। लालचंद्र जी, इन्होंने कहा कि झूठे केस में जो एजेंसियां वो जेल में डाल देंगे। भाई आप तो पढ़े लिखे हो, वकील हो शायद मेरे ख्याल से निखिल जी, कि एजेंसियां जेल में नहीं डालती, कोर्ट डालती है। वो तो सिर्फ अरेस्ट करके सबूत कोर्ट के सामने रखते हैं, फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि इनको जेल में डालना है या बेल देनी है। तो जेल में अंदर डाला है। और ये गणेंद्र जी कह रहे थे। लेकिन विजय शर्मा जी यहां पर एक बात मैं जोड़ूंगा कि देखिए, कोर्ट ने भी तो एजेंसियों के खिलाफ, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, किसी ये सरकार या वो सरकार, लेकिन कोर्ट ने भी एजेंसियों के खिलाफ कई बार कई विपरीत टिप्पणी की है उनके कामकाज को लेकर। ये तो मानेंगे आप? लालचंद्र जी, आप मुझे बताइए, आप सुबह से शाम तक कोई भी कार्य करते हैं तो त्रुटि हो जाती है ना? त्रुटि की हर जगह होती है। अभी इन्होंने कैसा बेतुका वो दिया कि इतने लोग वहां से बरी हो गए, उनके खिलाफ डिस्चार्ज रिपोर्ट आ गई। अरे भाई, मैं आपको सैकड़ों केस दिखा दूं जिसमें मर्डर होता है, जिसके परिवार में आदमी खोया होता है और आरोपी बरी हो जाते हैं कोर्ट से। तो क्या मतलब उसका आदमी का मर्डर नहीं हुआ क्या? सबूतों के अभाव में बरी हो जाता है। सबूतों के अभाव में तो बातें आप वो करो। आप मुझे बताइए, केजरीवाल जी का लेते हैं, केजरीवाल जी तिहाड़ जेल में थे, लोगों ने किस लिए चुना था? कि अपने कार्य करवाने के लिए। आपको पता है कि जब संवैधानिक पद पे एक व्यक्ति बैठा होता है तो उसको काफी सारी संवैधानिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो आप मुझे बताइए, वो एजेंसी कैसे कार्य करेंगी जेल में बैठे हुए? कोई किसी को मिलना चाहता है, शिकायत करना चाहता है, कैसे शिकायत करेंगे? तो उल्टा चोर कोतवाल को डाले। ठीक है, मैं आता हूं और इस दुरुपयोग वाले पहलू पर भी विस्तार से हम लोग बात करेंगे। आप सभी के पास फिर से आऊंगा, सब बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, एक छोटा सा ब्रेक। 5 सेकंड का। अच्छा दे दीजिए, आप पहले बोल लीजिए फिर ब्रेक लेता हूं।
इन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी झूठ बोल रही है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं इनको चुनौती देता हूं, कहां बोला? एक। दूसरा मैं बताता हूं, अगर इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्वाशिंग में ये क्यों नहीं जाते हैं? क्यों क्वाश नहीं कर देता है? एफआईआर कर देता है? ठीक है। अब मैं आप सभी के पास लौटूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर सबके पास लौटेंगे। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं पांच की पंचायत, और पांच की पंचायत में आज हम बात कर रहे हैं कि जो नए संशोधन का प्रस्ताव है, जिसके तहत कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, मुख्यमंत्री, मंत्री, कोई भी हो, अगर 30 दिनों से ज्यादा जेल में रहते हैं, बेल नहीं मिलती तो पद छोड़ना पड़ेगा। इसी पर आज पंचायत कर रहे हैं। मैं जरा सभी लोगों के पास फिर से आऊंगा, लेकिन पहले जरा संजय चड्ढा जी के पास, संजय जी के पास चलता हूं। संजय जी, आपने हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, सबने अपनी अपनी बात रखी। एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग हो सकता है, और समय समय पर अदालतों ने, जैसा मैंने कहा, किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, समय समय पर अदालतों ने एजेंसियों को झिड़की भी लगाई है, उनके खिलाफ टिप्पणी भी की है। ऐसे में संजय जी, कैसे इस बात को इंश्योर किया जाए कि इस नए प्रावधान का, नए संशोधन कानून का दुरुपयोग नहीं होगा और राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा? इस पर जरा आप हम लोगों को बताइए। मुझे लगता है कि आज का जो ये पूरा डिस्कशन है पार्लियामेंट में भी और आपके यहाँ पे भी, पांच की पंचायत में अभी, यही है, यही एक मूट क्वेश्चन है कि किस प्रकार से इसका दुरुपयोग रोका जाए। मैं सबसे पहली और सर्वोपरि बात कहना चाहूंगा, जो बहुत ही मुझे लगता है कि आज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सरकार का निष्पक्ष रूप से इसको जेपीसी में भेजना, जी, ये एक सबसे बड़ा कदम है जी। देखो, आप भी जानते हैं कि जेपीसी कंसिस्ट ऑफ ऑल पार्टीज, सभी पार्टियां हैं उसमें, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है और बाकी अन्य पार्टियां भी हैं, विपक्षी दल समस्त रूप से उसमें हैं। वहां पे इसका काफी तरतीबवार तरीके से और बड़े सुदृढ़ तरीके से इसमें सुझाव भी आएंगे। और जब भी कोई कानून बनता है, एक और इसके अलावा मैं बात कहना चाहूंगा, उसमें सब लोगों को, हर व्यक्ति को, विधि बैकग्राउंड से जो लोग हैं उनको, और कई लोगों को आमंत्रित करके उनके सुझाव भी ले जाते हैं। तो क्योंकि इस बिल में सिर्फ और सिर्फ सबसे अहम बात यही है कि दुरुपयोग को कैसे रोका जाए। भय है, निश्चित तौर पर भय है, जैसा कि दोनों लोग, जैसा आप ही के प्रश्न में ही नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह का एक बार जिक्र किया हुआ है कि एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। तो उस पे मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई एक परिपक्व चीज निकल के आएगी और वो हमें रोकेगी, वो हमें रिस्ट्रेन करेगी कि इस तरीके का जो लॉ है उसका मिसयूज ना हो। ठीक है, ये एक अच्छी बात है। और जेपीसी की बात हमने रखी भी थी कि भाई सरकार ने खुद आगे बढ़कर कहा है कि जेपीसी के सामने जाएगी। और संजय जी ने एक और बात जो कही उसको मैं दोहरा देता हूं कि जेपीसी में सांसद तो सभी पार्टियों के होंगे ही, लेकिन और भी विशेषज्ञ जो हैं वो भी जेपीसी में जाकर अपना सुझाव दे सकते हैं, जो भले सांसद नहीं है लेकिन ऐसे मामलों के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं। समीर जी, एक बात जो मुझे भी लगता है कि, और मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी ये लगती होगी, कि हमने देखा है कि इस देश में कुछ नेता जो होते हैं वो बड़े हाई प्रोफाइल और ऊंचे रसूख वाले होते हैं। जब आप उनकी गिरफ्तारी करेंगे तो सड़कों से लेकर अदालत के गेट तक पूरा तमाशा हो जाता है। और उसके बाद एक तरह का प्रेशर बन जाता है। इस प्रेशर को सब महसूस करते हैं, इस प्रेशर को समाज, मीडिया, अदालत, सब लोग महसूस करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि साधारण पृष्ठभूमि से निकल करके आते हैं, उनको कभी अगर इस मामले में फंसा लिया गया,
वो फंस गए तो क्या उनके लिए एक अलग तरह का माहौल तैयार होगा, और जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उनके लिए अलग तरह से इसका व्यवहार होगा, क्योंकि बात फिर वहीं पर कानून के दुरुपयोग और सदुपयोग की आती है। समीर जी, देखिए, कानून जो बनता है वो सबके लिए बनता है। कानून की नजर में सब बराबर है, वो कोई हाई प्रोफाइल हो चाहे कोई साधारण आदमी है। कानून ये देख के कभी निर्णय जज नहीं करते कि वो कितना प्रभावशाली व्यक्ति है। अगर प्रभावशाली होते तो कभी देश में मुख्यमंत्री जेल में नहीं जाते, विजय माल्या जैसे लोग और सुब्रतो राय जैसे लोग जेल में नहीं जाते, उनको भी जेल जाना पड़ा प्रभावशाली होने के बाद। तो कानून सबके साथ बराबर करता है, और कोई भी कानून होगा मुझे लगता है उस कानून के हमेशा प्लस और माइनस रहते हैं। उसके अच्छा इस्तेमाल और उसके गलत इस्तेमाल की संभावना हमेशा बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गलत इस्तेमाल ना हो इसके लिए कानून नहीं बनेगा। क्या कानून तो अच्छा काम के लिए बनता है ना, उसका गलत को इस्तेमाल करेगा वो बात अलग है। लेकिन सरकार अच्छे इंटेंशन से अगर कानून बना रही है, जज उसे अच्छे इंटेंशन से लागू करना चाहेंगे, सत्ता में कोई ऐसा व्यक्ति भी आप भविष्य में आ सकता है कि जो गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करे। लेकिन कानून तो न्याय दिलवाने के लिए बनता है, किसी के साथ अन्याय करने के लिए नहीं बनता है। तो मुझे लगता है उसके दृष्टिकोण से यह केंद्र सरकार का निर्णय है। जेसीबी में भेजा गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर सभी दलों के मेंबरों के सलाह देंगे। सरकार को जो सलाह मान्य होगी सरकार उन सलाह को मान्य करेगी, सरकार को जो सलाह मान्य नहीं होगी सरकार उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। यह कानून बनेगा, कानून बनने के बाद इसके हिसाब से काम होगा, और यह सुनिश्चित होगा कि प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कैबिनेट मंत्री हो, वो अपने आप को कानून से ऊपर ना समझे, उसे भी इस बात का जवाब बिल्कुल देना पड़ेगा। ठीक है, मैं निखिल जी के पास आता हूं। गिरफ्तारी होगी, निखिल जी, तो छूट जाएगा। ठीक है, हेमंत सोरेन छूटे, हेमंत सोरेन छूटने के बाद मुख्यमंत्री बन गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। निखिल जी, मैं आपके पास ये जानने के लिए आ रहा हूं। देखिए, कोई भी कानून का प्रावधान अगर किया जाता है तो उसको आप 100% बिल्कुल फुल प्रूफ नहीं कह सकते। ठीक है, आप मर्डर के खिलाफ कानून बनाइए, दहेज उत्पीड़न के खिलाफ बनाइए, SC ST एक्ट बनाइए, ऐसे तमाम कानून का आप नाम ले लीजिए, उनके दुरुपयोग के भी मामले सामने आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं सामने। ऐसे में सिर्फ इस आधार पर तो आप किसी कानून का विरोध नहीं कर सकते, और खासतौर पर तब जब अभी पूरा एवेन्यू खुला हुआ है कि वहां जाइए, अपने सुझाव दीजिए, अपनी तरफ से अपनी बातें रखिए, और जिस तरह का इसमें प्रावधान होना चाहिए उसको लेकर के प्रावधान कीजिए जेपीसी में। लालचंद जी, आपने भी ये चीज कही और समीर जी ने भी पहले कही कि कानून तो अच्छे काम के लिए बनता है, किसी भी कानून का दुरुपयोग हो सकता है। ये बात बिल्कुल सच है कि कानून, किसी भी कानून का दुरुपयोग हो सकता है, होते भी हैं कानूनों के दुरुपयोग, हर सरकार करती है। लेकिन कानून बनने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे एक होता है प्रिंसिपल ऑफ डबल जेप्रिडी, कि आप एक ही गुनाह के लिए किसी को 2 बारी सजा नहीं दे सकते। अगर आपने, मान लीजिए एक मुख्यमंत्री ने कुछ घोटाला करा भी है, एक बारी को फर्ज कर लेते हैं, घोटाले की सजा जेल डालना है। घोटाले की सजा ये नहीं है कि जब तक उसके अगेंस्ट इंक्वायरी चल रही है, ट्रायल चल रहा है, उसको उठा के जेल में डाल दिया। ये डबल जेप्रिडी का वायलेटिव होता है। दूसरी बात, जब भी कोई कानून बनाया जाता है, एक्चुअली ये जरूर देखा जाता है कि क्या इसका दुरुपयोग हो सकता है और इसका दुरुपयोग की लाइकलीहुड, संभावना कितनी है। आप देखिए, क्यों एक लिमिटेशन हमारे क्रिमिनल कानूनों में है कि आप 14 दिन से ज्यादा पुलिस कस्टडी नहीं दे सकते। पुलिस तो जनता की सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन कानून इस नजरिए से नहीं देखता। कानून प्रैक्टिकल होता है। कानून समझता है कि अगर आपने इनडेफिनेटली किसी को पुलिस कस्टडी में रखने दिया तो पुलिस वाले एट्रोसिटीज करेंगे, एक्सेसेस करेंगे, मारपीट करके अपने हिसाब से बयान दिलवाएंगे, और शायद घपलेबाजियां करने लगेंगे कि फर्जी लोगों को जेल डाल दिया। होता भी है। इसी को रोकने के लिए हमारे पास वो लिमिटेशन है कि 14 दिन से ज्यादा पुलिस कस्टडी नहीं होगी, जुडिशियल कस्टडी हो जाएगी, तो पुलिस वाले के थाने में लॉकअप में नहीं रहेगा। बिल्कुल, ये चीजों को देखना जरूरी होता है। सरकार ने बहुत अच्छा करा कि जेपीसी में भेजा और एक संसदीय मर्यादा का प्रदर्शन करा। मेरा सवाल यह है कि ऐसी ही मर्यादा सरकार पहले प्रदर्शित क्यों नहीं कर सकती? क्यों हमें अपनी संसद को एक सरप्राइज पार्टी बनते हुए देखना है? क्यों फिर वही फैक्टर आ गया बोले कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तो बताया नहीं, ऑल ऑफ अ सडन अमित शाह सरप्राइज को लेकर आप सरप्राइज फैक्टर, सर ये मुझे समझ नहीं आता संसद में, और ये तो एनडीए 3.0 का जादू है जो सबको जेपीसी में भेजना पड़ जाता है। मैंने मतलब पारित हो गया, लाइटर नोट मैंने बोल भी दिया कि अगस्त के महीने में कुछ ज्यादा सरप्राइज। अच्छा, मैं एक बात आपसे एक बात काउंटर करता हूं। आपने कहा कि किसी मुख्यमंत्री को आप इस तरह से जेल नहीं भेज सकते, ठीक है, भ्रष्टाचार किया है तो जब तक। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, क्या इस मामले में आम नागरिक और नेताओं के लिए हम अलग अलग कानून रखेंगे?
आम नागरिक को अंडर ट्रायल भी जेल में भेज सकते हैं और नेताओं को नहीं भेज पाएंगे क्या? आप तो एडवोकेट भी हैं निखिल जी, बताइए, ये अलग अलग कानून तो हम नहीं कर सकते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और सारे हाई कोर्ट्स का एक प्रिंसिपल है, जेल इज द एक्सेप्शन, बेल इज द रूल, कि जब तक आपके खिलाफ गुनाह साबित नहीं हुआ है तब तक आप जेल नहीं भेजे जा सकते। 14 दिन 30 दिन एक अलग बात है, 6 महीना 1 साल 2 साल जितने भी इस देश में अंडर ट्रायल्स हैं जो सालों से जेल में पड़े हैं, वो एक्चुअली कानून की विफलता है। कानून सही है, कानून इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा, उसमें गलतियां सरकारों की भी है, पुलिस की भी है, प्रोसिक्यूटर्स की भी है, जजेस की भी है। विजय जी, और कुछ कानून ऐसे हैं जिनका कोई क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस से लेना देना ही नहीं है। घनानंद जी आपके पास आता हूं, पहले विजय जी के पास। विजय जी जरा बताइए, आपत्ति इस बात को लेकर है कि सरप्राइज क्यों दे देते हैं भाई, सरप्राइज दे देते हैं, ये एक आपत्ति है। देखिए लालचंद जी, मैं तो बधाई दूंगा, साधुवाद दूंगा माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि ये नैतिकता का हवाला है कि आप बताइए, मुझे जनता परेशान है और वो अपनी इम्यूनिटी के चलते जेल में बैठे हुए मुख्यमंत्री बन के, क्या सरकार चल सकती है क्या जेल से? किसी से पूछिए आप मुझे। दूसरा, इन्होंने बताया कि भाई जेल अपना बेल नियम है। आप मुझे बता दीजिए, मर्डर केस में, पॉक्सो में, हिनियस क्राइम में कितने लोगों को बेल मिलती है और क्या अगर उनको मिल जाती है तो क्या करते हैं वो? नहीं, कई केस टू केस होता है, केस टू केस होता है। पॉक्सो में कहाँ मिलती है बताइए मुझे। कुछ तो अनबेलेबल भी है, बहुत सारे कानून ऐसे हैं, बहुत सारी धाराएं ऐसे हैं जो अनबेलेबल हैं। लालचंद्र जी, अपराधी आके बाहर वो डराता है, धमकाता है बहुत बुरी तरह से। आपने भी देखा होगा सुशील पहलवान का केस, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोबारा से निलंबित कर दिया वो, जी जो उनको बेल मिली हुई थी, हाई कोर्ट ने दे दी थी उनको। तो बता दे मुझे, निखिल जी तो वकील है ना, तो क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री देखी थी उसकी। एक मिनट निखिल जी, वो हिस्ट्री देखी थी, जैसे ही वो बाहर आए वैसे ही गवाह हॉस्टाइल होने शुरू हो गए और एक नहीं गिनती से शुरू हो गए, क्योंकि प्रभावशाली आदमी थे वो। तो आप ये मान सकते हैं कि एक गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का मंत्री प्रभावशाली नहीं होगा? वो वहां अपना इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, वहां प्रभाव नहीं डालेगा जांच एजेंसियों के ऊपर। तो ये देखते हुए जरूरी है। और आप क्यों डरते हो? क्या आपको भरोसा नहीं है कि आप कभी भी सत्ता में नहीं आने वाले? सरप्राइज वाले पर भी जवाब दे दीजिए, सरप्राइज वाले पर जवाब दे दीजिए कि बार बार सरप्राइज क्यों दे देते हैं आप? नहीं, देखिए जेपीसी में भेज दी ना, प्रावधान है ना, सारी पार्टियों के जितने भी हैं उनके मेंबर होंगे। आमंत्रण है इनके लिए कि आप अपनी सजेशन लाइए, बताइए निखिल जी, सुझाव लाइए, दीजिए, सुझाव दीजिए। सरकार कहाँ आपत्ति है निखिल जी, बताइए। अच्छा, अगर आपकी कोई आपत्ति है तो दर्ज कराई जाएगी वहां, बाकायदा आपकी रखी जाएगी। लेकिन ये कौन सा तरीका है? आप अरे हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जेल गए, जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया था। आज झूठ तो बोला वेणुगोपाल जी ने। विजय जी, लालचंद जी की तो सुन लीजिए, विपक्ष की नहीं सुनते, एंकर की तो सुन लीजिए। वो कोई बात नहीं, दे रहे हैं मुझे, मैं कह रहा हूं उनको आप जवाब दीजिए, वो जो अपना तर्क। हाँ, देखिए, जेपीसी में अगर कोई कानून जाता है उस पर चर्चा होती है, बहुत अच्छी बात है, पर पहले का इतिहास जो हम पिछले 1-2 सालों का देखें, जेपीसी में जब जाता है किस तरीके के आरोप आते हैं कि महिला सांसदों से पर्सनल क्वेश्चंस पूछे गए, बीजेपी के चेयरमैन जो सांसद थे, जेपीसी नहीं मतलब विजय जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? कमेटी के जो चेयरमैन थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वो एक पर्टिकुलर प्रकरण होगा, ये कह देंगे नहीं वो तो एक बार ही हुआ था, महुआ मोइत्रा झूठ बोल रही हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब जेपीसी में सवाल उठेंगे और संशोधन विपक्ष के लोग देंगे कि ये संशोधन कर दीजिए, क्या सरकार मानेगी? आज तक इस सरकार ने कभी भी विपक्ष द्वारा सजेस्टेड संशोधन माने हैं? लालचंद्र जी बिल्कुल माने हैं, जो वाजिब है, जो देश हित में है, जो लोगों के हित में संवैधानिक तरीके से ठीक है। सर एक एग्जांपल बता दीजिए। मैं आश्वस्त करता हूं आपको। बात ये है कि ये क्या चाहते हैं, ये विरोध के लिए विरोध करना चाहते हैं। ठीक है, आप मुझे घनानंद जी के पास आने दीजिए। घनानंद भारद्वाज जी जेपीसी में गए, घनानंद भारद्वाज जी के पास, क्योंकि घनानंद भारद्वाज जी का जो विरोध है वो सिर्फ सरप्राइज को लेकर के नहीं है। घनानंद भारद्वाज जी घनेंद्र भारद्वाज जी इसको अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि जो उन लोगों के साथ हुआ वो आगे चल करके और पार्टियों के साथ होगा। घनेंद्र भारद्वाज जी बताइए। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर हमें एक बहुत अच्छा जुडिशियल सिस्टम दे के गए, और जुडिशियल सिस्टम ये कहता है कि अगर किसी के खिलाफ एफआईआर होती है
तो वो मामला कोर्ट में जाता है, एजेंसी एविडेंस लेके जाती है, एविडेंस प्रूव करती है तो सजा होती है, एजेंसी के पास एविडेंस नहीं होते तो आदमी निर्दोष साबित है। ये पूरे का पूरा जुडिशियल ट्रायल सिस्टम है। ये सरकार उस कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम बाबा साहब अम्बेडकर बना के गए थे, जुडिशियल सिस्टम, उसको बाईपास कर रही है, उसको बुलडोज कर रही है। आप कह रहे हैं कि नया कानून आएगा, कोई न्यायालय की कोई प्रतीक्षा नहीं करनी। न्यायालय कब दोषी देगा नहीं देगा, अरेस्ट करना है, 30 दिन अरेस्ट करके रखना है और 31वें दिन विपक्ष से हटा देना है। अब इनसे पूछो कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ तो सीबीआईडी की एफआईआर हो जाएगी, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नहीं होगी। सीएजी ने बताया कि एक्सप्रेस वे में घोटाला हुआ, नितिन गडकरी के खिलाफ कोई एफआईआर होगी नहीं। सीएजी ने बताया कि आयुष्मान में घोटाला हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, मोहन यादव पे एफआईआर नहीं होगी, छत्तीसगढ़ में हुआ, विष्णुदेव साय पे नहीं होगी। ठीक है, आपका कहना है कि सेलेक्टिव है, ग्रामी पे नहीं होगी, किसी पे एफआईआर नहीं होगी, कोई जांच नहीं होगी, सिर्फ होगी विजय जी जवाब दीजिए। एफआईआर होगी, उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, उनके इस्तीफे लिए जाएंगे, उनकी सरकारें गिराई जाएंगी। ठीक है, आपकी आशंका सामने आ गई, यही काम करेंगे। ठीक है विजय जी जवाब, विजय जी आप देख रहे हैं ना, विजय जी देख रहे हैं ना क्या आशंका है। हाँ ठीक है, किस तरीके शर्म आनी चाहिए लोगों को। हाँ जवाब दीजिए विजय जी। हाँ बताता हूँ। केजरीवाल जी पहले क्या कहते थे कि सोनिया गांधी जी को लाइए, अरेस्ट कराइए और रिमांड पे लीजिए और सारी की सारी बातें उगल देंगी। आज धनंजय जी कैसी बातें कर रहे हैं, जरा अपने नेता से तो पूछ लीजिए। आप पक्ष में कुछ होते हैं, विपक्ष में कुछ होते हैं, और केजरीवाल जी को अंदर करवाने वाली तो कांग्रेस क्लेम कर रही है। दूसरा धनंजय जी मैं बताता हूँ, आप मुझे बताइए क्या लालू यादव जी सजायाफ्ता नहीं है? वो किसके राज में केस चालू हुआ था, बता दीजिए मुझे। मैंने तो दिया उदाहरण ना, मैंने तो बोला लालू जी का उदाहरण दिया, ओम प्रकाश चौटाला का उदाहरण दिया। बताइए कांग्रेस राज में शुरू हुआ, बताइए मुझे, आप मुझे। हमारे खिलाफ नवीन पटनायक जी थे, कौन सा केस उनके खिलाफ? नीतीश जी हमारे खिलाफ रहे थे, कौन सा ईडी का केस हुआ? ठीक है, अब मैं एक और पहलू पर आ रहा हूं, और इसके लिए संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी एक पहलू पर मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा, ये जो 30 दिन का समय रखा गया है। रुकिएगा गणेंद्र जी, मैं वही कह रहा हूं कि आपकी जो आशंका है उसी पर जरा इनसे बात करते हैं संजय जी से। संजय जी 30 दिन का समय रखा गया है, अगर किन्हीं को ऊपर की अदालत से राहत मिलनी है, बेल मिलनी है, तो ये 30 दिन का समय पर्याप्त है कि नहीं है, बताइएगा। देखिए एक साधारण केस में गणेंद्र जी सुनिए ना, 30 दिन के समय पर सुनिए, गणेंद्र जी 30 दिन के समय पर सुनिए, कानूनी विशेषज्ञ बताएंगे कि ये पर्याप्त है कि नहीं है। 30 दिन में तो कोई भी ऊपर की अदालत से जाकर के स्टे ले सकता है, बेल ले सकता है, अगर मेरिट होगी तो, केस में मेरिट होगी तो बेल मिल जाएगी। बोलिए संजय जी। मुझे अलाउ करिए आप जी, बोलिए। देखिए जो सबसे अहम बात है, कोई एक साधारण आईपीसी जो कि अब नया कानून हो गया है, उसके तहत अगर कोई होती है धारा के तहत 5 साल से अधिक, उसमें बेल मिलने की संभावना है। लेकिन बड़े स्पष्ट शब्दों में करप्शन से रिलेटेड जो केसेस हैं, जो ईडी से रिलेटेड केसेस हैं, सीबीआई से रिलेटेड केसेस हैं, वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि 30 डेज, क्योंकि लोअर कोर्ट्स तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, बहुत जहां पे एकदम प्राइमा फेसी केस नहीं है, तब जाके उनको जो है वो बेल देते हैं, नहीं तो लोअर कोर्ट तो उसमें बेल देती नहीं है। तो हाई कोर्ट में आने पे इस पे जो है 30 दिन मुझे लगता है कि एक कम समय है, और 30 दिन में परिपक्वता से उस पर निर्णय नहीं हो सकता। तो आपको लगता है कि इसे बढ़ाया जा सकता है? अभी जेपीसी के सामने है तो जाहिर सी बात है जेपीसी के समक्ष जब इसे निर्णय होंगे, ठीक है, क्या होता है वो क्या, लेकिन इसमें थोड़ा सा सर इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह है कि देखिए अब कोई मुख्यमंत्री है 30 दिन से जेल में है, कैसे सरकार चलेगी? आप सोच सकते हैं जेल से तो फाइल और मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे नहीं। हाँ, मैंने अपने प्रारंभिक जब मैं शुरुआत में बोल रहा था, क्या आप कैसे जो है सारे कार्यकाल करेंगे? ठीक है, आप चीफ मिनिस्टर हैं तिहाड़ से या किसी अन्य जेल से। समीर जी आपके तजुर्बे का थोड़ा सा इस्तेमाल, अब इस बिल को लेकर आगे आपको क्या होता हुआ दिख रहा है, बताइए, संशोधन विधेयक को लेकर। देखिए मुझे लगता है कि बिल तय है, पास होगा, जेपीसी में जाएगा, संशोधन देंगे विपक्ष के लोग, सरकार को जो अच्छा लगेगा वो मान्य करेगी, सरकार को जो अच्छा मिलेगा सरकार उसे स्वीकार नहीं करेगी। बिल पार्लियामेंट में आएगा, पास
आ रहा हूं, इसके अंदर राज्यसभा में पास होगा, राष्ट्रपति के साइन होंगे, कानून बन जाएगा। विपक्ष को लगता है तो विपक्ष इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर विपक्ष को लगता है कि गैर संवैधानिक है, संविधान संशोधन ठीक नहीं किया गया है, जनता के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाए। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि यह कानून के हिसाब से बनाए नहीं बनाए, जनता के हित में या नहीं है, संवैधानिक संशोधन के हिसाब से बराबर है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। बिल्कुल। गणेंद्र जी, आप कुछ अपनी बात रखना चाहते थे, रखिए जल्दी से गणेंद्र जी। लालचंद जी, बड़ा सीधा सा सवाल है, क्या जो भ्रष्टाचारी, जो गुंडा, जो करप्ट आदमी बीजेपी में जाएगा उसके खिलाफ कोई सीबीआई ठीक है, चलिए, ये कोई इनकम टैक्स जांच नहीं होगी, उसके ऊपर कोई एफआईआर, ये एक बहस का विषय है, ये एक बहस का विषय है, लेकिन इतनी बात जरूर है, इतनी बात जरूर है कि कम से कम अभी स्कोप खुला हुआ है, स्कोप खुला हुआ है जेपीसी के सामने जब भेजा गया है तो ठीक है। मैं कह रहा हूं ये सारी बातें वहां रखिएगा, इसमें से कुछ बातें आपकी सही भी हो सकती हैं, कुछ बातें सही भी हो सकती हैं, इन सारी बातों को वहां पर जेपीसी में रखिएगा। और लेकिन एक बिल की जरूरत है, ये सब लोग मान लीजिए, ऐसे बिल की, ऐसे संशोधन की समय जरूरत है, इतना तो मान लीजिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो शुक्रिया फिलहाल, शुक्रिया गणेंद्र भारद्वाज जी, समीर सर शुक्रिया, साथ में संजय जी शुक्रिया, और साथ में विजय जी शुक्रिया, और साथ में सभी को हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, निखिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, स्टूडियो में आप आए, अपनी बात रखी पंचायत में, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 5 की पंचायत में आज हमने इसी पर बात की कि जरूरत तो देखिए बिल की है, लेकिन इतनी बात बिल्कुल है कि इस बिल का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसका समर्थन सब करेगा, जेपीसी में भेजा जाएगा, वहां पर अपनी बातें सब लोग रख सकते हैं। और इसी के साथ आज के 5 की पंचायत में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।